नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज जो है हम लोग एक नए सीरीज में जो है शामिल हुए हैं और कई दिनों से मैं नहीं आ रहा था आपके बीच में, यानी कि सुबह सुबह करंट अफेयर्स क्लास हमारी नहीं हो रही थी। और अभी कुछ दिन और यानी कि 27 जुलाई तक जो है ये जो सुबह सुबह करंट अफेयर्स आता था डेली वाला, वो नहीं आएगा। इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, आपके 27 जुलाई को टारगेट करते हुए जो अभी हाल ही में डिकोड एग्जाम की तरफ से जो मैगजीन हम लोगों ने रिलीज की है वार्षिकांक के नाम से, यानी कि ये लगभग 10 महीने की मैगजीन पूरी है। ये जो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये हम लोग निःशुल्क भी प्रोवाइड आपको कर रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी का मैं वीडियो आपको जो है जो कैटेगरी वाइज यानी कि आर्थिकी का, पर्यावरण का, उत्तर प्रदेश विशेष का, ये सब हम लोग जो है यहां पर करेंगे। आपकी जो है 25-26 जुलाई तक हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे इसी मैगजीन को, ठीक है। तो इसका एक बार आप वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे, आपका करंट अफेयर्स क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और अगर ये मैगजीन आपको चाहिए कि सर हमको ये मैगजीन चाहिए, पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो इसके लिए आप एक काम करिएगा कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एक काम करिएगा, सबसे पहले आप डिकोड एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है ना, आप डालिएगा इस पर टेलीग्राम पे, तो डिकोड एग्जाम का टेलीग्राम आएगा, चैनल आएगा, उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर बहुत प्रकार की इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ में ये आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी मैगजीन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है आरओ की तैयारी को लेकर के, पीसीएस की तैयारी को लेकर के, अभी हमारे कई सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जैसे 26 का बैच लॉन्च हुआ है आरओ का, या यही पीडीएफ अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो उसके लिए आप हमें सीधे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा 860444092201। यहां पर आप आरओ, ठीक है, आरओ और एआरओ या पीसीएस से के रिकॉर्डिंग, अगर आपको कोई एडमिशन लेना है या आपको कोई बातचीत करनी है, कोई डाउट है आपके मन में एग्जाम को लेकर के, कोई शंका है, कुछ परेशानी है, तो आप इस नंबर पे मुझसे सीधे बात कर सकते हैं 860444092201। और यहीं पर आपको जो है डिकोड एग्जाम की जो मैगजीन है करंट अफेयर्स की, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा डिकोड एग्जाम का टेलीग्राम चैनल आप लोग साथ ही साथ में क्या करिएगा, जो है लाइक कर लीजिएगा, यानी कि उस पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी के आज हम लोग थोड़ा सा आर्थिक वाला जो चैप्टर है आपका, बेसिकली है ना, इकोनॉमिक्स का जो है ये चैप्टर, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक पॉइंट देखते हैं, वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, उसके बाद पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपका हैंड टू हैंड रेडी हो जाएगा। नंबर एक टॉपिक क्या है, धान, दालों और तिलहनों के लिए एमएसपी, ठीक है, में वृद्धि। एमएसपी के बारे में निश्चित तौर पर आप लोग जानते होंगे, सरकार एमएसपी का रेट तय करते हैं, यानी कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको बोलते हैं। सरकार सभी अनाजों पर एक खास प्राइस, फिक्स करते कि भाई इतने दाम पर हम आपकी फसल को लेंगे। तो अभी हाल ही में सरकार ने यह तय किया है, क्या तय किया है, जिन फसलों में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, किन में हुई है, उसमें हुई है नाइजर सीड में, यानी कि जिसको हम राम तिल के नाम से भी जानते हैं। 820 प्रति क्विंटल की सबसे बड़ी वृद्धि मिली है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में सरकार ने एमएसपी में जो वृद्धि की है, उनमें किस फसल के लिए सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है और कितनी वृद्धि की गई है। आप कहेंगे सर नाइजर सीड के लिए की गई है 820 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके बाद क्या आएगा, रागी का नंबर आएगा 596 प्रति क्विंटल रुपया प्रति क्विंटल, कपास में 589 प्रति क्विंटल, और तिल यानी कि जो इसमें 579 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, रेडी कर लीजिएगा आप लोग, ओके। याद रहेगा पॉइंट 1 2 3 करके याद कर लीजिएगा। सामान्य किस्म के धान की अगर बात करें एमएसपी की, तो इसमें क्या हुआ है, 69 रुपए बढ़ा करके 2300 जो है 69 रुपए कर दिया गया है, ठीक है, 2369 रुपए पर क्विंटल। दालों की श्रेणी में तूर यानी कि अरहर का एमएसपी 400 रुपए, मूंग का 86 और उड़द का 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। तिलहनों में मूंगफली, सूरजमुखी बीज और सोयाबीन के समर्थन मूल्य क्रमशः 480, 441 और 436 रुपए बढ़ाए गए हैं। मेन पॉइंट आपको ये वाला याद रखना है, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसबीआई के अनुसार, ठीक है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.5 जो है रखा गया है। ये एसबीआई ने एक अपना अनुमान व्यक्त किया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब कोई एजेंसी कोई जीडीपी को लेकर के या किसी अन्य चीज को लेकर कोई अनुमान जारी करती है, तो ऐसे अनुमान अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे आईएमएफ ने कोई जीडीपी में बात है कि भाई जीडीपी में ग्रोथ इतनी हो सकती है, या डब्ल्यूटीओ ने जारी कर दिया, या आरबीआई ने जारी कर दिया। तो ऐसी ग्रोथ रेट जो है अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, जो महत्वपूर्ण जो अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो एजेंसियां होती हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है।
तो एसबीआई ने वर्ष 2025 के लिए, यानी कि वर्तमान की बात करें हम लोग तो 25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.5% लगा है, यानी कि 6.5%, जिसे चौथी तिमाही में 7.4% यानी कि 7.4% की मजबूत वृद्धि का समर्थन प्राप्त है। यानी कि इतना जो है अनुमान व्यक्त किया है एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5.5 कर दिया। हालांकि रेपो रेट बहुत ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन कई बार वर्तमान रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है कई बार पूछ लेता है। हालांकि परीक्षाओं में आपके जो है स्टैटिक पोर्शन में रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये पूछता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे फट से बताइए कि व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। अक्सर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, संजय मल्होत्रा ने, ठीक है, गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% से 5.5% रहने का जो है घोषणा कर दी है अपने आप में। ओके, तो याद रखिएगा। अच्छा, आरबीआई चूंकि चर्चाओं में है तो आरबीआई से रिलेटेड एक चीज आप लोग और तैयार कर लीजिएगा। आरबीआई की स्थापना कब होती है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ऐसे कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है, ओके, और आरबीआई किस किस करेंसी, कौन कौन सी करेंसी को लॉन्च करता है, याद रहेगा पॉइंट ये। इतना आप लोग हैंड टू हैंड अभी क्या करिए, क्लास के बाद इसको रेडी कर लीजिएगा। एक कॉपी उठा लीजिए और जो जो मैं कहता हूं कि आपको ये यार चीज रेडी करनी है वो चीजें आप क्या करिएगा, रेडी करते हुए चलिएगा। इन सभी टॉपिक पर मैं प्रश्न नहीं करा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं दैनिक रूप से प्रश्न कराता था, तो वो ऑलरेडी आपने किए होंगे। इसके अलावा आज दृष्टि शाम को शिवम सर ने कराई है, वो भी आप लोगों ने किया होगा। तो यहां पर हम लोग केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा को यहां पर देख रहे हैं जो आसानी से आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान इन्होंने भी बैंक जो है रखा हुआ है कि भाई इनके अनुसार क्या होगा रेट हमारा जो है, तो इनके अनुसार होगा। विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.3% इन्होंने भी लगाया कि भाई जो हमारी ग्रोथ रेट होगी 6.3 होगी। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 26-27, ठीक है, और वित्त वर्ष 27-28 में विकास दर औसतन 6.6% प्रति वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। 6.6 यानी कि डेटा जो है जो रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने, वो 6.6 का किया है। कब तक के लिए, 27-28 के लिए, ठीक है, और 26-27 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या इंपॉर्टेंट संस्था अपने आप में। अच्छा, वर्ल्ड बैंक आप यहां पर चर्चाओं में है तो निश्चित तौर पर आप लोग वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है ये पढ़ लीजिएगा, और वर्ल्ड बैंक के यानी कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यह भी पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है यह भी प्रश्न जो है पढ़ लीजिएगा। भाई साहब पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जीवन गुलगप्पा हो जाएगा। ठीक है, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आई दृष्टि मैगजीन आप लोग एकदम दिमाग खोल खोल के पढ़ रहे हो, पन्ना पढ़ रहे होंगे आप लोग, ये पढ़ लें वो पढ़ लें। अगर आपने दैनिक रूप से मेरा कंटेंट फॉलो किया होता आपको किसी भी मैगजीन को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उठाते तो आप उसे रिवीजन कर रहे होते, लेकिन दिक्कत क्या है, जीवन के 40 मिनट आप अपने नहीं निकाल सकते हैं। मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं कि आरओ के एग्जाम के बाद जो है आप लोग दैनिक रूप से अगर कोई एग्जाम देंगे इन फ्यूचर तो उसके लिए आप डेली डिकोड एग्जाम फॉलो प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, एल्गो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सेटलमेंट स्कीम, ये क्या है भाई, ये भी क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म सेबी बोलते हैं। सेबी पर भी अक्सर स्टैटिक फॉर्म में प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि सेबी की स्थापना कब होती है, सेबी का हेडक्वार्टर क्या है, सेबी का कार्य क्या है। सेबी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड टू हैंड रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, तो सेबी ने अभी अनियमित एल्गोरिथम ट्रेंडिंग यानी कि एल्गो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए एक 3 महीने का सेटलमेंट योजना शुरू कर दिया है। ओके, ठीक है, और यह योजना 16 जून से 16 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है, ब्रोकर्स को लंबित मामलों का समाधान करने का अवसर देना ताकि वह आगे की कानूनी कार्रवाई से बच सकें। ठीक है, तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक पढ़िएगा, साथ ही साथ में सेबी के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए। सेबी का कार्य क्या है, सेबी का गठन कब हुआ था और सेबी का दरअसल मुख्यालय कहां पर है, याद रहेगा पॉइंट। ये सारे पॉइंट नोट करते जाइए। अभी क्लास जब वाइंड अप होगी तो हैंड टू हैंड इसको क्या करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जितनी बात मैं कहता हूं अगर आपने मान लिया 10 से 12 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी मैं लेता हूं। जितना सीरीज में इसका भी करा दूंगा आपके 10 से 12 15 प्रश्न कहीं जाने ही नहीं जाने हैं, यह मैं दावा करता हूं, लेकिन करना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सा एफर्ट है ना। चलिए, भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि अभी हाल ही में सरकार को मिली है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गाजियाबाद नगर निगम
ठीक है, ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो चूंकि एक बड़ी उपलब्धि है और ऐसे में निश्चित तौर पर आप प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा, है ना। तो इंदिरापुरम गाजियाबाद में 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीपी प्लांट बोलते हैं, के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई है। यह बॉन्ड 8.1% वार्षिक कूपन दर पर जारी किए गए थे और जो है बीएसई यानी कि आपका पूर्व में बॉम्बे एक्सचेंज जो बोलते हैं इसको, बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध है अपने यहाँ पे। तो ये जो है पहला जो है प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए चूंकि पैसा जुटाया गया है, तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। एसटीपी प्लांट आप जानते होंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, यानी कि जो सीवेज वाटर होता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोसेस के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसी एसटीपी प्लांट से जो वाटर निकलता है उसको हम इरिगेशन वाटर में और बाकी अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ध्यान दे दीजिएगा। और एसटीपी प्लांट से ही पानी गुजरते हुए फिर गंगा में डाला जाता है ना, पहले गंगा में पानी सीधे ऐसा डंप कर दिया जाता था वेस्ट के रूप में, है ना, जिससे क्या होता था, गंगा पॉल्यूट होती थी, है ना। चलिए, मूडीज एक संस्था आप जानते होंगे, मूडीज के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी दर 6.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मूडीज अक्सर चर्चाओं में रहती है, आप जानते होंगे, कई बार वाद विवाद भी मूडीज पर हो जाया करता है। तो मूडीज ने चूंकि ग्रोथ रेट तय किया है, अनुमान व्यक्त किया है, तो क्यों ना हम इसके बारे में जान लें। यानी कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है और उम्मीद जताई कि 2026 में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और जो है यह 6.5% की वृद्धि दर दर्ज करेगी। यानी कि अभी 25 के लिए मूडीज ने 6.3% अनुमान व्यक्त किया है ग्रोथ रेट का, जीडीपी का, और 2026 के लिए क्या कहा है कि 2026 में भारत की ग्रोथ रेट और बढ़ेगी, और क्या कह दिया, 26 के लिए कहते हैं कि भाई 26 में ये ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी। बड़ी बात है, मूडीज का डेटा अच्छा रहता है, निश्चित तौर पर भारत के लिए वैसे भी अच्छी बात है। दूसरी बात आप भी अभी जानते होंगे, भारत अभी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है, या चौथी में शामिल हो गया, किसमें शामिल हो गया, भारत अभी हाल ही में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया या चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, मुझे कमेंट करके तुरंत फट से बताइएगा। और डैम श्योर है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, आईएमएफ ने अभी हाल ही में डेटा इसका रिलीज किया था, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बाकी मूडीज का पूर्वानुमान आईएमएफ के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत को 2025 में 6.6% से अधिक की वृद्धि दर दर्ज करने वाली दुनिया की एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देखता है। इस समय भारत जो है बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से शुमार है ना। चलिए, नेक्स्ट है, ड्यूश बैंक एजी और यस बैंक लिमिटेड पर जुर्माना भी हाल ही में लगाया गया है। क्योंकि बड़े बैंक है, दोनों पर जुर्माना लगा है, इसलिए जो है चर्चाओं में है ये। तो आरबीआई ने, ठीक है, यानी कि सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है क्या किया है, नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए दो प्रमुख ड्यूश बैंक एजी और एस बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगा दिया है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है, इसको देखते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ड्यूश बैंक और एजी जो हैं, एजी पर, ठीक है, रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के लिए 50 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना यहां पर लगाया गया है। ड्यूश बैंक, एजी और यस बैंक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ड्यूश बैंक, एजी और यस बैंक, ठीक है। ड्यूश बैंक, ठीक है, एजी पर रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के लिए ही लगाया गया है। कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, 50 लाख रुपए का, करोड़ नहीं 50 लाख का रुपया। रिजर्व बैंक ने बताया कि ड्यूश बैंक उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी CRILC प्रणाली को रिपोर्ट करने में विफल रहा, इसीलिए लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रस्तुति से संबंधित निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के यस बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में ग्राहकों के शिकायतों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। और आप जानते होंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अपने आप में सबसे बड़ा राइट होता है ना, कंज्यूमर राइट बड़ा ही होता है, उसके अधिकारों के साथ आप खेल नहीं सकते, मजाक नहीं कर सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है यहां पर इनको जुर्माना लगाया गया है। ओके, चलिए, फिच रेटिंग ने भारत का विकास अनुमान बढ़ाया। फिच भी अक्सर चर्चाओं में रहता है। क्या कहा है इन्होंने जो है कहा है कि भैया भारत की जो वृद्धि दर है वो बढ़ेगी, मतलब आगे और ग्रो करेगा। अगले 5 वर्षों में मध्यम अवधि के लिए भारत की संभावित जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है, फिच ने इसको बोला है। और अगले 5 वर्षों में मध्यम अवधि के लिए भारत की संभावित जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.2% से बढ़कर 6.4%। अच्छा, 2 बार हो गया क्या ये, ठीक है, ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए। फिच ने चीन की संभावित विकास दर में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। चीन के लिए अगले 5 वर्षों की विकास दर
4.6% से घटाकर 4.3 कर दिया गया है। यह बड़ी बात है कि भारत जैसा देश जहां एक ओर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार चीन की ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, डाउन कर दिया फिच एजेंसी ने। ठीक है, ये अपने आप में टक्कर वाली बात है। मैं एक दिन आपसे कह रहा था कि जिस देश की इकोनॉमी सबसे बेहतर होगी उस देश से सब लोग डरेंगे, और यह बात सामान्य जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आपके पास पैसा है, धन है, आपकी जॉब है, तो 10 लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। इनकेस आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके अपने ही लोग क्या करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे और आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे। आपके पास पैसा रहेगा, पैसे की ताकत पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही चीजें हमारे अंतरराष्ट्रीय जगत में भी प्रभावी होती हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जगत में जो देश इकोनॉमिकली क्या है, स्ट्रांग है, आर्थिक रूप से मजबूत है, उस देश से सब लोग डरते हैं अपने आप में। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार होता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, कभी चर्चा इस पर किया जाएगा डिटेल्स में। ठीक है, चलो, जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अभी मैं आपसे यही पूछ रहा था कि भारत कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तीसरी या चौथी, कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो चौथी बन गया है। जापान को बैक करते हुए अभी हाल ही में IMF ने डेटा अपना रिलीज किया था, उसके बाद फिर नीति आयोग ने बात अपनी रखी सामने, है ना। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा अपने आप में। चौथी हम बन गए हैं, तीसरे बनने के कगार पर हैं। अगले 1-1.5 साल 2 साल में हम बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे। यह भारत की बढ़ती हुई ताकत और भारत के बढ़ते हुए चीजों को फोकस करता है ये, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कई जगहों पर अपने आप में सुधार किया है। चाहे हमने डिजिटलाइजेशन के प्रोग्राम किया हो, चाहे हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया हो, चाहे हमने अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को मजबूत किया हो, निश्चित तौर पर इन सभी का मिला जुला असर हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए, आप जानते होंगे हमारे यहां पर क्या हो गया, जो है हमने स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया, हमने मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, हमने इन्वेस्टमेंट FDI खूब लाए हमारे यहां पर। तो निश्चित तौर पर इन सभी प्रयासों से अर्थव्यवस्था तो बढ़नी ही बढ़नी थी, है ना, आगे और बढ़ेगी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा, न्यूज में है, यानी कि RBI शीघ्र ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी की नई सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन नोटों के डिजाइन महात्मा गांधी की नई सीरीज में 10 और 500 रुपए के बैंक नोट की तरह ही होंगी। रिजर्व बैंक द्वारा पहले से ही जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन जारी रहेगा, यानी कि बंद नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि नए नोट आ जाएंगे तो पुराने वाले ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो, भारत की CPI मुद्रास्फीति औसतन 4.3% रहेगी। अभी हाल ही में डेटा भी रिलीज किया गया है, यानी कि वित्त वर्ष 28 में भारत की CPI मुद्रास्फीति औसतन 4.3% रहेगी, जिसमें खाद्य ईंधन और कोर मुद्रास्फीति क्रमशः 4.6, 2.5 और 4.2% रहेगी। तो ये अभी हाल ही में एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें यह डेटा आपके सामने दिखा गया, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे, अब IMF के अनुसार विकास दर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड बैंक और IMF, फिच, ये सब, और मूडीज, ये चारों इंपॉर्टेंट। क्या, वर्ल्ड बैंक का डेटा GDP का, ठीक है, फिच का, मूडीज का और IMF का, ये चार के चारों आपके लिए क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो IMF ने वैश्विक व्यापार तनाव टैरिफ वार की वजह से 2025 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास अनुमान को घटाकर 2.8% कर दिया है। जानते होंगे ग्लोबली समय अनस्टेबिलिटी नजर आ रही होगी, है ना, नजर आ ही रही। इनफैक्ट अभी इजराइल ईरान का युद्ध हुआ, फिर उधर यूक्रेन रूस का, है ना, फिर इधर अभी बीच में भारत पाकिस्तान का हो रहा था मामला, तो कई जगहों पर, और अमेरिका के साथ उधर अफगानिस्तान के हाथ आप देखे रहे। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है वर्ल्ड में, इसकी वजह से ही विकास दर डाउन किया गया अपने आप पे। लेकिन इनके बावजूद, इन सभी अनस्टेबिलिटी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में बनी हुई है अपने आप पे, हो ना। चलिए, तो ये 3.3 पहले था, अब 2.8 कर दिया गया है, जो सिनेरियो चला उसके अकॉर्डिंग IMF ने किया है। इन सभी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के सकारात्मक उम्मीद जताई गई है। IMF ने कहा कि भारत की GDP वृद्धि दर 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% रहने की संभावना व्यक्त की है। तो ये एक बड़ी जो है बात है अपने आप में। ठीक है, IMF ने यह पूर्वानुमान वाशिंगटन में अप्रैल 25 की विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जारी किया। यह रिपोर्ट अक्सर चर्चाओं में रहती है और यहां के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, चलिए, HDFC बैंक 15 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है।
ये चर्चाओं में भी रहा है। तो बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, दिमाग एक्स्ट्रा लगाना आपको नहीं है, ठीक है। चलो, जो मुंबई स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद इस मूल्यांकन में तक पहुंचने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई। तो पहली, दूसरी ये और तीसरी ये, इन तीनों को 1 2 3 करके याद रख लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूं आगे। हाई इनकम स्टेटस पहुंचने के लिए भारत को 7.8% की दर से वृद्धि की आवश्यकता है। यानी कि अगर आपको हाई इनकम स्टेटस प्राप्त करना है तो वृद्धि दर 7.8% की दर से करना होगा आपको। कौन कह रहा है ये? वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक की हालिया एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा कि भैया अगर आपको इतनी ग्रोथ करनी है तो आपको ये विकास दर प्राप्त करना होगा, ठीक है। और भारत प्राप्त भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या एक ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये एक बड़ी बात है, इतना ही आप याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, बाकी बातें आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में किस एजेंसी के द्वारा जो है भारत को हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचने के लिए 7.8% की दर से वृद्धि की आवश्यकता है। आप कहेंगे सर ये बात विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने कही है, याद रहेगा पॉइंट, ठीक है। इसी प्रश्न को घुमा के और पूछ सकता है, ठीक है, कि अभी हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचने के लिए विश्व बैंक ने कुल कितने प्रतिशत वृद्धि की दर से जो है बात कही कि भैया इतनी ग्रोथ करने पर ये हासिल आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 7.8%, ठीक है। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक। चलिए, भारत 2028 तक, क्या भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हमने आपको बताया ही, जापान को पीछे छोड़ते दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा रिपोर्ट के अनुसार। 23 में भारत, अच्छा दूसरा हो गया, दूसरी बार आ गया प्रश्न, कोई बात नहीं। रिपोर्ट के अनुसार 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 35 खरब डॉलर की थी, ठीक है, और अनुमान है कि 2026 तक यह 47 खरब डॉलर हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 28 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर 57 अरब डॉलर हो जाएगी, जो और वह जर्मनी से आगे निकल जाएगी और हम जो है आगे बन जाएगी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये दूसरी बार आ गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए, भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार लेन देन निपटान, यानी कि भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार लेन देन का निपटान मौजूदा एशियाई क्लियरिंग यूनियन तंत्र के अलावा भारतीय रुपए और मालदीवियन रुपया में करने की अनुमति होगी। तो ये न्यूज अपने आप में क्या बड़ी है। बीच में मालदीव और भारत के बीच में टक्कर हो गया था, मामला बिगड़ गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, सुधर गया, ठीक है, अब ठीक ठाक है। भारत मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मालदीव जाने के आप लोग शौकीन भी होंगे, बहुत सारे लोगों के सपने होंगे डेफिनेटली यहाँ घूमने के, है ना। चलो, और द्विपक्षीय व्यापार 548 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह निर्णय पिछले वर्ष नवंबर में भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद लिया गया है, ठीक है। भारत और मालदीव के मध्य में संबंध क्या है, पढ़ लीजिएगा। अब आप बताइए भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, और मालदीव से क्या भारत की सीमाएं कोई लगती हैं नहीं लगती हैं, इतना मुझे बताइएगा कमेंट करके या पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलो, अच्छा, अब आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। अभी आप जानते होंगे कि 27 जुलाई को आपका एग्जाम है ना, 27 जुलाई को एग्जाम है, आप लोग दे रहे होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको किसी समस्याओं की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से वो इस बार की वैकेंसी में फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, या फॉर्म फिल किया था लेकिन वो तैयारी नहीं कर पाए थे, उनका ये अटेम्प्ट रह जा रहा है, छूट जा रहा है। ऐसे में आप अगर अगले वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अगले वैकेंसी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से 2026-27 यानी कि आरओ अगली जो वैकेंसी अभी 25 की लास्ट या 26 में जब भी आने वाली है, अनुमान ही व्यक्त किया जा रहा है, तो ऐसे में उसके लिए आप अभी से जो है तैयारी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अभी आपने गलती की है उसको दोबारा आपको नहीं करना है। अभी से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लग जाइएगा। उसके लिए अभ्युदय के नाम से अभ्युदय बैच हमारा 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं। प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए हमने ऑफर भी रखा हुआ है, वो ऑफर जो है एक आपको मिल जाएगा, फीस काफी कम हो जाएगी। फाउंडेशन कोर्स होगा और फाउंडेशन कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में लेने पर ही आपका अंतिम चयन हो पाएगा। केवल प्री में एडमिशन लेंगे तो फिर आप उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो अभी समय है चूंकि आपके पास, इसलिए इस बैच में एडमिशन लीजिए। इस पूरे बैच की क्वेरी करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8604409201 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9506742546 पर। कोई डाउट होगा सीधे इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा आपको बताना था, इंफॉर्मेशन देनी थी। बाकी आप जानते होंगे 45 प्लस से ज्यादा हमने सिलेक्शन अपने इन्हीं बैचों के माध्यम से दिया है। अगर आपको अपनी
सफलता सुनिश्चित करानी है, डेफिनेटली आप जो है इस अभ्युदय बैच में आप हमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर अभ्युदय लिख करके और हमें व्हाट्सएप कर देना होगा इन दोनों नंबर से किसी एक नंबर पर, या फिर आप सीधे मुझे कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक का बैंक.in और fin.in डोमेन। ये क्या है भाई साहब? तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक.in और fin.in डोमेन शुरू करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप जानते हो कि साइबर क्राइम आजकल बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और ऐसे में निश्चित तौर पर जो है ये दो जो कदम आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों कदम क्या हैं आपके लिए बड़े आवश्यक हो जाते हैं। एक बात यहां पर विशेष तौर पर और ध्यान दीजिएगा, साइबर सिक्योरिटी आपके पीसीएस मेंस में चाहे वो जो है सब्जेक्ट भी है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी आएगा, उसमें साइबर सिक्योरिटी का एक जो है पॉइंट है, मतलब कि आपको वहां पर इसको लर्न करना है। तो साइबर सिक्योरिटी पर चीजें आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मुंह परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, निबंध भी आ सकता है आरओ में, साइबर सिक्योरिटी पर जो है साइबर सुरक्षा पर निबंध आ सकता है, जो कि आता रहता है। तो इस पर जो भी चीजें रहें आप उसको रेडी कर लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखो अब ये चीज क्या है, इसमें से बैंक.in भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन होगा, जबकि fin.in वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। कूट के फॉर्म में यहां से प्रश्न आपसे पूछेगा। ये जो बैंक.in है ये क्या है, भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन होगा, जबकि जो ये fin.in है, ये fin.in वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए होगा। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक। आगे इस पहल का उद्देश्य क्या है, साइबर सिक्योरिटी अर्थात साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग जैसी गतिविधियों को कम करना है और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं के लिए माहौल तैयार करना, ताकि भाई कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए, है ना। जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में लोगों का विश्वास बढ़े और बिना किसी चिंता के आसानी से हम डिजिटल लेन देन कर सकें। आजकल लोग डिजिटल लेन देन करने से डरते हैं। जैसे मेरे फादर ही अभी तक जो क्या कहते हैं, वो भीम और वो नहीं चलाते, उनको डर लगता है यार कि मामला कहीं बिगड़ जाएगा तो पैसे सारे गायब हो जाएंगे। तो ये है, आज भी लोगों के मन में डर है। इनफैक्ट हमारे मन में भी कई बार जब ओटीपी फ्लिपकार्ट वाला अमेजॉन वाला आता है तो डर लगता है यार अमेजॉन वाला ही होगा कोई और होगा ओटीपी मांग रहा है ना। तो ये डर होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम डिजिटल जो है लेन देन में पेमेंट करने में डरेंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं, और हम और डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे अपने आप में, है ना। चलिए सिटी बैंक पर 29 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना भी हाल ही में लगाया गया है। ऐसा क्यों हुआ है आइए देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए सिटी बैंक पर 29 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर 6,20,000 रुपए का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा यह कंपनी ऋण सूचना कंपनियों को कुछ उधारकर्ताओं की घरेलू आय की जानकारी प्रदान करने में विफल रही थी। ऐसा इसलिए हुआ है। तो ये भी आप याद देखिएगा कि भैया सिटी बैंक पर जो है आरबीआई ने कुल कितने रुपए तक का जो है मौद्रिक जुर्माना लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मौद्रिक नीतियां कई बार आपके एग्जाम पूछा था, मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति कई बार राजकोषीय घाटा पूछ लेता है एग्जाम में। मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिएगा। अब अर्थ की पढ़ रहे हो ना, तो आधी क्या करिएगा आप लोग, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आप लोग एक काम करिएगा, जो आपका बेरोजगारी का चैप्टर है किसका इकोनॉमिक्स में, एक तो गरीबी का चैप्टर, किसका, गरीबी का चैप्टर, दूसरा बेरोजगारी का चैप्टर, ठीक है, बेरोजगारी का, ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख समितियां रही हैं उन समितियों पर प्रश्न पूछता है, समितियां, ठीक है। समितियों के अलावा 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान यानी कि FYP, ठीक है। इसके अलावा आपका लॉरेंज वक्र हो गया, आपका गिनी गुणांक हो गया आपका, ठीक है। जीडीपी क्या होती है आपकी, क्या जीडीपी क्या होती है, एनपीपी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका रेपो रेट क्या होता है, क्या रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें मिसलेनियस का सेक्शन है, आरबीआई का फंक्शन, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, और जो प्रमुख वित्तीय संस्थान है, क्या जो प्रमुख वित्तीय संस्थान है आपके एग्जाम के लिए, वो बड़े महत्वपूर्ण होता है। प्रमुख वित्तीय संस्थान, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर कहां पर है, वो और क्या कहते हैं, इनका क्या प्रमुख कार्य है, इनकी स्थापना वर्ष, इनका हेडक्वार्टर। तो ये सब चीजें आप लोग क्या करिएगा, इकोनॉमिक्स में से याद कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए बैंक करंट तो आप कह रहे हैं यहां पर, तो ये पॉइंट आपको हो गया आपके लिए महत्वपूर्ण। चलिए आगे, आधार ओटीपी आधारित
खाता खोलने और एपीआई बैंकिंग सेवाएं अभी चर्चाओं में है। तो चेन्नई तमिलनाडु स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता ने 18 फरवरी 2025 को अपने 89वें स्थापना दिवस के अवसर पर कॉर्पोरेट बैंकिंग में स्वचालन की बढ़ती आवश्यकताओं के जवाब में आधार वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आधारित खाता खोलने और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग सेवाओं को लॉन्च किया है। इन पहलों का उद्देश्य व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए बैंकिंग सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के आधार ओटीपी आधारित ईकेवाईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर दिशा निर्देशों का पालन करती है, जो एक सुरक्षित और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करती है। तो ये आज के जानते होंगे जो फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं उन्हीं से बचने के लिए और बाकी चीजों को करने के लिए ये ओटीपी सिस्टम अभी लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, पूछ सकता है आप एग्जाम में। चलिए 12 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर भारतीय बैंकों का जीएनपीए, क्या जीएनपीए क्या होता है? सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। जीएनपीए का मतलब है उन सभी ऋणों की कुल राशि जो गैर निष्पादित संपादित जो परिसंपत्तियां हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो एनपीए है। क्या एनपीए? अच्छा, एनपीए क्या होता है भाई साहब, बताओ एनपीए क्या होता है? किसी को अगर पता है कि एनपीए क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए एनपीए। ठीक है, पूछता है कई बार एग्जाम में। ओके, चलिए। तो आरबीआई बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उनकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसको हम जीएनपीए बोलते हैं, क्या जीएनपीए, ठीक है, सितंबर 2024 में कुल अग्रिम 2.6% तक कम हो गई है। यह पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है। तो ये एक जो है न्यूज आपकी चर्चाओं में रही है, यह देखिएगा। वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% हो गई है। बड़ी बात है अपने आप में, यानी कि भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है। तो नंबर याद रखिए, कितना नंबर का? छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। ये पॉइंट आप लोग तुरंत यहां पर क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट के रूप में। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान की हिस्सेदारी वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय 8.21% रही है। ठीक है, एक बात। दूसरा, भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान की हिस्सेदारी वर्ष 23-24 में उल्लेखनीय 8.21% है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है वस्त्र और परिधान के ग्लोबल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% है। तो ये बात याद रखिएगा। और छठा सबसे बड़ा जो है क्या है, निर्यातक हो गया इसमें, किसमें? वस्त्र और परिधान के मामले में 2023 के अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। और भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका और यूरोपीय संघ है अपने आप में। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा कुल वस्त्र और परिधान निर्यात में इनकी हिस्सेदारी लगभग 47% है। ठीक, तो ये डेटा भी आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसमें उपलब्धि हासिल की है भारत ने, तो निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ग्रामीण गरीबी 2023-24 में घट करके 4.86% हो गई है। ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी अपने दैनिक रूप से में कराया हुआ है। अब आपने किया होगा नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सब कुछ कराया हुआ है। आप जानते होंगे इन्हीं पर मैंने कहा था कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अभी हाल ही में पीसीएस 24 का जो एग्जाम हुआ है उसमें गरीबी पर प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आपने नहीं किया होगा तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि दैनिक रूप से करंट अफेयर्स जरूर फॉलो किया करिए। इससे पीसीएस की तैयारी आपकी पूरी की, आरओ की पूरी की तैयारी आपकी, यूपीएससी पूरी की तैयारी आपकी, और पीसीएस और यूपीएससी के मेंस की तैयारी और आरओ के हिंदी और इनके बाकी मेंस के हिंदी के आपके मैटर आपका रेडी हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, सुबह सुबह 8 बजे डिकोड एग्जाम पर डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। अभी तो हम लोग वार्षिकांक कर रहे हैं, लेकिन अगस्त माह से हम लोग दैनिक रूप से करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो भारत में वित्त वर्ष 11-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो कि वित्त वर्ष 23-24 में घट करके कितना हो गया, 4.86% हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, 11-12 में 25.7% थी और अभी 4.86 हो गई। बहुत बड़ा जो है ये गैप आपको दिखाई दे रहा होगा पॉवर्टी में, है नहीं? हमने बहुत बेहतर काम किया है। बेहतर काम जैसे आप जानते होंगे, जो पीडीएस सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहा है, इसके अलावा जो हमने अलग अलग प्रकार के युवाओं के लिए, किसानों के जो हमने रोजगार के जो साधन उपलब्ध कराए हैं, तो जो हमने ट्रांसपेरेंसी, जो हमने अकाउंटेबिलिटी जो तय की है, इन्हीं सारी चीजों की जो है फलस्वरूप जो है हमने गरीबी को बहुत कम जो है कर दिया है। ये डेटा भी हाल ही में रिलीज हुआ है, इस चीज को आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध के अनुसार पिछले 12 वर्षों में शहरी गरीबी 13.7% से घट करके 4.09% हो गई है।
भारतीय स्टेट बैंक के शोध के अनुसार ग्रामीण गरीबी में तेज गिरावट की वजह कमजोर वर्ग में सरकारी समर्थन से उपभोग बढ़ना है। आप जानते हो कि सरकार बहुत प्रकार की सब्सिडी देती है, सरकार बहुत प्रकार की हेल्प करती है, ऐसे में ये चीज हुई है। शोध के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होने का असर खाद्य खर्च पर ही नहीं बल्कि कुल खर्च पर ही होता है। शोध के अनुसार शहरी गरीबी में और भी कमी आ सकती है। आगे समग्र स्तर पर यानी कि होल लेवल पर भारत में गरीबी दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है। ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अंतर अब 69.7% तक कम हो सकता है। तो ये बड़ी बातें हैं और ये सब हमने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। डीबीटी को हमने लागू किया, हमने पीडीएस सिस्टम को लागू किया हमने, और कई प्रकार की योजनाओं और प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया, जिसके फलस्वरूप हमने गरीबी को कम करने का जो है काम किया है अपने आप। तो ये बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर यह प्रश्न आप एग्जाम के लिए जरूरी होता है और ये आप फैक्ट जो है अपने निबंध में और अपने जो है मेंस में आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत का $100 बिलियन के खाद्य एवं पेय निर्यात का लक्ष्य भी हाल ही में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है यह भी आपके लिए, यानी कि भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, ठीक है, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों से जो 100 बिलियन के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा गया अभी। तो ये पॉइंट देखिएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इंडस फूड 2025 के दौरान मुख्य भाषण में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को क्या किया है, रेखांकित किया। ओके, चलिए। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 से 15% वार्षिक विकास दर की आवश्यकता पर जोर दिया है कि भैया इतना विकास हमें करना है। एक्चुअली में उन्होंने इंडस फूड 25 की सफलता और भारत के 50 बिलियन के निर्यात को हासिल करने में एपीडा और एमपीडीए की भूमिका की सराहना की है। एपीडा क्या होता है भैया, बताओ मुझे, व्हाट इज दिस एपीडा? मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में इसको समझाया हुआ है। जब मुश्किल से लगता है मुझे लास्ट सैटरडे या फ्राइडे की जो क्लास थी उसी में मैंने आपको एपीडा के बारे में बताया था। ये सब जो एजेंसियां हैं ना भाई, आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। तो जब करंट पढ़ो तो उसका ऑपरेशन करके पढ़ो, यानी कि जो जो टर्मिनोलॉजी आपके इन पैराग्राफ में आया करे उसको हैंड टू हैंड क्लियर कर लिया करे। आप जीएस सेकंड हैंड पढ़ते होंगे, वहां पर भी आपको यही काम करना है। अगर कोई टर्मिनोलॉजी आपके सामने मिले, हैंड टू हैंड उसके बारे में तुरंत तैयार कर लो, यानी कि पढ़ के निकल जाओ कि भाई एपीडा की सराहना की, तो एपीडा की सराहना की तो क्या है एपीडा, बताओ मुझे। ठीक है, तो ये कमेंट करके मुझे बताइएगा या नोट कर लीजिएगा इसके बारे में। ठीक, चलिए। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी अभी हाल ही में पीएम मोदी ने की मंत्रिमंडल ने दे दिया है। 7वां वेतन आयोग आप जानते हैं चल रहा था, हालांकि इसकी अवधि अभी आगे थी, लेकिन उस अवधि के खत्म होने से पहले ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी, घोषणा कर दी। ठीक है, तो हर 10 साल पर हालांकि जो है ये किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन आई थिंक 2014 में प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठन इसका किया गया था। आप जानते होंगे ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। 2026 तक 7वें वेतन का आयोग का कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन उसके पहले ही 1.5-2 साल पहले ही सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी 8वें वेतन आयोग की। ठीक, 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में यानी कि 28 फरवरी 2014 को किया गया था। आमतौर पर प्रतिवर्ष 10 वर्ष में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। ठीक है, 1947 के बाद से नियमित अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया गया है। अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को 2016 में लागू किया गया था, इसके कार्यकाल 26 में होगा। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। ओके, चलिए। डिजिटल भुगतान में यूपीआई पहले स्थान पर है, यह भी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। हमने यूपीआई को जबरदस्त तरीके से लॉन्च किया है और यूपीआई न सिर्फ जो है राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, अपितु यह अंतरराष्ट्रीय जगत में भी यूपीआई का इस्तेमाल खूब हो रहा है। तो जरा मुझे बताओ कि हाल ही में यूपीआई से लेन देन को भारत सरकार ने कहां पर अप्रूव किया है, किस किस कंट्री में यूपीआई से जो पेमेंट किया जाता है, इस बात को तुरंत नोट कर लीजिए। आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका काम है, क्योंकि मैं तो बहुत बता चुका हूं, मैंने कितनी बार बताया है। अब आप मुझे बताइए कि अभी हाल ही में किस देश में यूपीआई से जो है लेन देन शुरू हो गया अंतरराष्ट्रीय जगत में। ठीक, चलिए। तो देश में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है, इसका बड़ा उदाहरण यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसने दिसंबर 24 में यूपीआई ने 16.73 बिलियन लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया, जिसका कुल मूल्य 23.25 लाख करोड़ रुपए रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप में, राइट। नवंबर 2024 के 21.55 लाख करोड़ रुपए की तुलना में यह एक बड़ा उछाल है। पूरे वर्ष यूपीआई ने 172 बिलियन लेन देन किए, जो 23 में 117.64 बिलियन लेन देन से 46% अधिक है। 46% अधिक है जो 2023 एक आंकड़ा था, इस आंकड़े से 46% अधिक है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना।
यूपीआई के अलावा तत्काल भुगतान सेवा भी डिजिटल लेन देन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है। यह सेवा 2010 में शुरू हुई थी और 24/7 जो है ये उपलब्ध रहती है। तो ये बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि जब सरकार की होती है तो निश्चित तौर पर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। ठीक, चलिए। विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति भी हाल ही में मिल गई है। क्या? विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में। तो आरबीआई ने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने के लिए अधिकृत कर दिया है अभी हाल ही में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? सीमा पार लेन देन और निवेश में भारतीय रुपए के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना। भाई अगर फॉरेन कंट्रीज में अगर बैंक जो है जो खुलेंगे, जो फॉरेन कंट्री के जो बैंक है, अगर वो इंडियन करेंसी में अगर अपने बैंक ओपन करेंगे, निश्चित तौर पर अगर हम कहीं पर बाहर जाएंगे तो हमें जो हम ये करेंसी जो एक्सचेंज करते हैं वो मामला वहां पर खत्म हो जाएगा। सीधे हम अपने बैंक जाएंगे उस पर्टिकुलर और वहां पर पैसा निकाल लेंगे अपना, बात खत्म, दिक्कत कोई नहीं हो जाएगी। तो ये एक बड़ा जो है निर्णय भी हाल ही में लिया गया है। निश्चित तौर पर इससे पर्यटकों को एक बड़ी सुविधा जो है देखने को मिल सकती है। ठीक, आगे। अनिवासी अब अपने जो है खातों से में शेष राशि का उपयोग अन्य अनिवासियों के साथ लेन देन निपटाने के लिए कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय रुपए को बढ़ावा मिलता है, निश्चित तौर पर हम एक बड़ी मजबूत स्थिति में उभरेंगे, है ना। इंडियन रुपया अगर सब चल गया फिर तो कोई क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, है ना। तो ये सब पॉइंट आपको यहां पर याद रखने, बड़ा अच्छा ये आपके लिए न्यूज है। ठीक, चलिए। भारत को मिला 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। आप जानते हो कि सरकार बड़े बड़े स्तरों पर निवेश के लिए जो है लोगों को प्रोत्साहित करती है, चाहे पीएम मोदी हो, राष्ट्रपति जी हो, या फिर हमारे देश के कोई भी मंत्री आदि लोग हों, वो विदेशों में जाकर के हमारे यहाँ पर एफडीआई की बात अक्सर करते रहते हैं। अभी हाल ही में स्टेट के जो सीएम होते हैं वो भी ये बात करते रहते हैं ना। जैसे अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद गए थे, आंध्र प्रदेश या शायद तमिलनाडु, याद नहीं आ रहा मुझे, वहां के सीएम गए थे विदेश में और वहां पर उन्होंने खूब पैसा जो है एफडीआई के रूप में लाने की बात कही है। ठीक है, तो दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में अपने आर्थिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को हासिल किया। किसने? भारत ने। इन निवेशों से देश में तेजी से विकास और करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस कड़ी में महाराष्ट्र ने सबसे बड़ी सफलता अभी हासिल कर ली है, यानी कि एफडीआई के मामले में ये महाराष्ट्र सबसे तेज है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य के 15.7 लाख करोड़ रुपए के 61 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 16 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में 1.80 लाख करोड़ रुपए के 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे जो अभी मैं आपसे कह रहा था, आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी बाहर गए थे और वहां पर उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित किया अपने यहाँ पे। तो बड़ा डेटा यहाँ पर दिया गया है। केरल और उत्तर प्रदेश ने भी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रस्तुत कर निवेशकों को आकर्षित किया कि भाई आओ और हमारे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करो, निवेश करो, ताकि हम आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत कौन है? तो अभी मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में भारत के प्रेषण की बदलती गतिशीलता, भारत के प्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि शीर्षक से एक पेपर प्रकाशित किया है। क्या क्या बात है इसमें, आज देखते हैं। भारत के प्रेषण सर्वेक्षण के छठवें दौर के परिणामों के अनुसार भारत के आवक प्रेषण पैटर्न में धीरे धीरे बदलाव आया है, क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्था ने भारत में प्रेषण के प्रमुख स्रोत के रूप में खाड़ी सहयोग परिषद की देशों की जगह ले ली है। ठीक है, तो ये पॉइंट थी। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में यानी कि 24 वाले में जो क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने भारत में बैंकों के माध्यम से आने वाले कुल धन का लगभग दोगुना यानी 4% धन भेजा गया अपने यहाँ पे। ठीक, और वित्त वर्ष 17 में यह संख्या 26% थी। वित्त वर्ष 2017 में यूके से भारत में केवल 3% ही धन भेजा गया। वर्ष 2023-24 में अमेरिका 27.7% के साथ सबसे आगे रहा और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात 19.2% के साथ दूसरे स्थान पर है, यानी कि ये सब पैसा वहां से आया हुआ है। तो ये बड़ी बात है अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी ये एक आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट है। यूपीसीएस का बैच चल रहा है 2026 का अगर आपका टारगेट है आपका पीसीएस का, तो अभी से तैयारी आप कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपका प्री और प्लस मेंस दोनों रेडी होगा। प्री प्लस मेंस अगर रेडी नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स पीसीएस का लॉन्च किया है, जिसमें प्री प्लस मेंस आपके इंटरव्यू की तैयारी आपका। इसके अलावा आपको जो है क्या कहते हैं, प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज आपका, प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर प्रैक्टिस आपका, ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, याद रखिएगा इस पर। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, पीसीएस 26 या 25 लिख करके
86044092 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी भी कोई दिक्कत हो तो भी आप यहां पर मुझसे कॉल कर सकते हैं। ये सब चीजें यहां पर देखी गई हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, 18 महीने की वैलिडिटी होगी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से हमारा ये चलेगा लेक्चर, है ना। इसमें सीसैट, हिंदी और बाकी जो भी मैटर आपके होते हैं वो भी, उनकी भी क्लास आपसे आपको अलग मिलेंगी। बायलिंगुअल नोट्स होंगे और लेक्चर आपके होंगे रिकॉर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए आप यहां पर इस नंबर पे आप क्वेरी मुझसे कर सकते हैं। अभी से लग जाइएगा, 26 टारगेट है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। अब हम लोग, आज हमने आरसी कर लिया, कल हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष करेंगे। कल का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कल के वीडियो को आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष पर आधारित होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ के चाहिए अगर इस वर्ष का, तो उसके लिए आप हमें 86044092 पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।